नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के आरोपों से बीजेपी एक बार फिर घिर चुकी है। खास बात यह है दोस्तों कि इस बार आरोप उस आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं जिसे बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। आप जानते ही हैं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दर्ज कर ली है, यानी मनीष सिसोदिया सहित 14 उनके साथी। क्या मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे, ये सवाल आज दिन भर चलता रहा है। आम आदमी पार्टी की एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी की आशंका से सीबीआई ने आज मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर छापेमारी की, जिसके बाद देश की सियासत में नई हलचल दिखने लगी है। अब तक कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, टीएमसी जैसे दलों के नेताओं पर सीबीआई या ईडी की रेड पड़ रही थी। ये सभी दल बीजेपी की सत्ता को चुनौती देते हैं और अब आम आदमी पार्टी के मंत्री पर सीबीआई की छापेमारी से फिर से ये इल्जाम लग रहा है कि बीजेपी अपने विरोधियों पर दबाव की राजनीति करती है। तो क्या ये माना जाए कि अब बीजेपी को आम आदमी पार्टी से गंभीर चुनौती मिल रही है? क्या अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक कद इतना बढ़ चुका है कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं को उस अरविंद केजरीवाल से खतरा महसूस हो रहा है, उनकी पार्टी से खतरा महसूस हो रहा है? क्या अब बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी की उपयोगिता खत्म हो गई है? दरअसल ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी की राजनीति बीजेपी की बी टीम की तरह ही रही है। यानी जहां बीजेपी कांग्रेस का नुकसान न कर सके, वहां आम आदमी पार्टी के जरिए नुकसान करवाया जाता है। आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम ऐसे ही नहीं कहा जाता, बल्कि इसके पीछे ठोस कारण है। देश में कांग्रेस की छवि बिगाड़ने का जितना काम बीजेपी ने किया, आम आदमी पार्टी ने भी उसी काम को आगे बढ़ाया है। इन दोनों दलों ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और जनता तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि अगर कांग्रेस सत्ता से हटती है तो देश का भला होगा। बीजेपी की तरह आम आदमी पार्टी ने भी हिंदुत्व की राजनीति को बढ़ावा दिया। आम आदमी पार्टी की राजनीति से जहां जहां कांग्रेस को नुकसान हुआ, वहां बीजेपी को फायदा हुआ। इसीलिए शायद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को बढ़ने का पूरा मौका भी दिया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से दिक्कत होने लगी है। दिल्ली के बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली और अब हिमाचल प्रदेश और गुजरात में आम आदमी पार्टी जोर शोर से उतर रही है। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस भी मजबूती से उतर रही है और आम आदमी पार्टी के आने से कांग्रेस के ही वोट कटते ये साफ दिखाई देता है। लेकिन बीजेपी शायद ये मान रही है कि आपसे उसे भी नुकसान हो सकता है, यानी कि वोट कटुआ पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी नुकसान कर सकती है बीजेपी का भी। और बात केवल चुनावों की नहीं है। अब तक हम लोग देख रहे थे कि मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते थे। मेक इन इंडिया का नारा मोदी जी ने दिया था। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल भी जो हैं यहां चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। और चुनौती किनको? नरेंद्र मोदी को। आप देखिए कि 2 दिन पहले ही केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 अभियान की शुरुआत की है। इससे साफ जाहिर होता है कि केजरीवाल अब खुद को राज्यों से ऊपर उठाकर समूचे देश के नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए सवाल उठता है कि क्या बीजेपी को उनकी ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा खटक रही है? क्या मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड राजनीतिक बदले की कार्रवाई है या वाकई एजेंसी या जांच एजेंसी सही काम कर रही है? ये सवाल तो उठेगा। कांग्रेस के पवन खेड़ा यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं, प्रमुख प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट करके इसी बात की तरफ ध्यान आकृष्ट करवाया है। उन्होंने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है, जरा देख लीजिए। ट्वीट में पवन खेड़ा लिख रहे हैं कि एजेंसी के निरंतर दुरुपयोग का एक बड़ा नुकसान ये भी है कि जब एजेंसी सही काम भी करती है तो संदेह के घेरे में आ जाती है। इस प्रक्रिया में भ्रष्ट लोग दुरुपयोग तर्क के पीछे छिप जाते हैं और इसकी कीमत ईमानदारों को चुकानी पड़ती है। क्या माना जाए इस ट्वीट को? या आप खुद समझ सकते हैं कि एजेंसी के निरंतर दुरुपयोग का एक बड़ा नुकसान ये भी है कि जब एजेंसी सही काम भी करती है तो संदेह के घेरे में आ जाती है। इस प्रक्रिया में भ्रष्ट लोग दुरुपयोग तर्क के पीछे छिप जाते हैं और इसकी कीमत ईमानदारों को चुकानी पड़ती है। तो पवन खेड़ा ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन समझा दिया है या हम समझ सकते हैं कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ इस मौके पर खड़ी नहीं है।
क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस की मुसीबत में जब ईडी बार बार राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अपने दरवाजे पर बुला रही थी, तब तमाम विपक्षी दल भले दबी छुपी जुबान से कुछ कांग्रेस के पक्ष में बोलते हुए नजर आए थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं कहा था। तो क्या मुसीबत के वक्त जो दोस्त जो साथ दिया वही दोस्त होता है? तो ये दोस्ती जो है वो बन नहीं पाई, पनप नहीं पाई। लेकिन आप एक बात और याद कीजिए कि इसी आम आदमी पार्टी जो 49 दिन की जो पहली सरकार थी आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, उसका साथ किसने दिया था? गठबंधन की सरकार बनी थी और उस सरकार का साथी कांग्रेस थी। खैर, तो एक सवाल यह भी उठता है दोस्तों कि क्या बीजेपी के आगे विपक्षी दल इसी तरह बिखर कर लड़ाई लड़ेंगे, और क्या अकेले अकेले लड़ने से उन्हें फायदा मिलेगा, या विपक्षी दल जो है वो नुकसान में रहेंगे? और जैसा कि नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात तो करते थे, लेकिन अब लगातार बातें ऐसी हो रही हैं कि विपक्ष मुक्त भारत, और उसका एक ताजा तरीन उदाहरण आप लोगों ने 10-15 दिन पहले बिहार में सुना था, देखा था, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वहां जाकर कहा था कि सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी और वो है बीजेपी, यानी विपक्ष विहीन सियासत होगी इस देश की। क्या ऐसा है? ये तमाम सवाल हैं, और इन सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या खत्म हो जाएगा विपक्ष? चर्चा आज करते हैं, शुरुआत करते हैं दोस्तों मनीष सिसोदिया के घर पर जो छापेमारी हुई है। छापेमारी सही है, गलत है, सियासी तौर पर देखें या उसको कानूनी तौर पर देखें, ये तमाम बातें अपनी जगह पर, लेकिन इन सब से इतर विपक्ष जो बिखरा हुआ है, क्या ये बिखराव जो है और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, दूरियां बढ़ती जाएंगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि विपक्ष खत्म हो जाएगा? इन्हीं सवालों के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी मौजूद हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाओ और चर्चा की शुरुआत करें। हमारे साथ पैनलिस्ट वरिष्ठ साथी जो हैं वो 5 इस वक्त मौजूद हैं। देखिए आप, हमारे साथ पीयूष पंत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ राकेश अचल जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीधे ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इधर दिल्ली से जुड़े हुए हमारे साथी सुनील शुक्ल जी, और माफ करें दिल्ली से नहीं, प्रयागराज से जुड़े हुए हैं सुनील शुक्ल जी, आपका स्वागत करता हूं। और उधर मुंबई से जुड़े हुए हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार धनंजय कुमार जी हैं, आपका स्वागत है। और स्वागत करता हूं हमारे साथी इधर दिल्ली से अमलेंदु उपाध्याय जी का। और साथ में तमाम आप दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, अब आप सबका भी इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आज छुट्टी का दिन, जन्माष्टमी है, देश में धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जा रही है। आप सबको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। लेकिन साथ साथ यहाँ जो खेल चल रहा है, सियासी खेल, और जिस प्रकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग या सदुपयोग कह लें, जो भी कह लें, उसके पर्दे के पीछे विपक्ष पर जो वार हो रहा है, क्या विपक्ष बिखर कर टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा? इसी को समझने की कोशिश करें, आगे बढ़ें। लेकिन उससे पहले, जब मनीष सिसोदिया पर सीबीआई का छापा और उधर मनीष सिसोदिया के अभिन्न साथी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है, जरा सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आइए सुनते हैं अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। तो अड़चनें बहुत आएंगी। पिछले 7 साल में भी कोई आसान काम नहीं था न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आना और दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करना। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके, कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चने अड़ाओ। अड़चने आएंगी, काम नहीं रुकेगा। अड़चनों से काम किसी भी हालत में रुकने देना नहीं है। अब एक ही अपना मकसद है, इनके भरोसे अगर देश छोड़ दिया तो ये लोग भारत को कभी आगे नहीं आने देंगे, हमेशा टांग खींचेंगे। अब 130 करोड़ लोगों को मिलके भारत को आगे ले जाना है।
तो 130 करोड़ लोगों को मिलकर भारत को आगे ले जाना है, लेकिन बार बार भारत की बात करते हैं केजरीवाल। क्या केजरीवाल ने अपने आप को अब मान लिया है कि मोदी जी के सामने एक प्रमुख विपक्ष के रूप में, प्रमुख विपक्षी नेता के रूप में अपने आप को खड़ा करना है? क्या विपक्षी नेता के रूप में लड़ाई हो रही है? इस बीच कुछ साथियों के कमेंट भी हैं जो कह रहे हैं कि विपक्ष, आपने बड़ा अजीब टाइप का सवाल यहां खड़ा कर दिया है कि क्या खत्म हो जाएगा विपक्ष। जी हां, बिल्कुल। शायद आप लोगों को लगता होगा कि डीवी लाइव ने या डीवी लाइव के इस एंकर राजीव रंजन श्रीवास्तव ने कुछ अजीबोगरीब सवाल आप लोगों के बीच रख दिया है। ये सवाल अजीबोगरीब इसलिए दोस्तों क्योंकि ऐसा पक्ष जो है सत्ता पक्ष चाहता है, और सत्ता पक्ष चाहता है तो हमारा फर्ज बनता है कि क्या वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी अगले 1 घंटे में आप सबके सामने हम रखेंगे और जानेंगे, समझेंगे हमारे तमाम 5 वरिष्ठ पत्रकार साथियों के साथ कि क्या सचमुच ऐसा होगा। क्या ईडी, सीबीआई, आईटी और ऐसे तमाम ऐसी जांच एजेंसियों के जरिए विपक्ष को खत्म किया जा सकता है? यही सवाल तो लेकर हम आए हैं। इसलिए थोड़ा आप भी धैर्य रखिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं खत्म होगा तो लिखिए कि हाँ सचमुच खत्म नहीं होगा। और ऐसा कहना, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, हम तो सवाल के साथ, एक बड़े से प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ में आपके सामने आए हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। जी नहीं, मैं अभी शुरुआत में कह देता हूं कि नहीं हो सकता है। भारत एक लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक एक आदमी भी जीवित है और वो भी सत्ता के खिलाफ अगर है तो विपक्ष है। अगर एक इंसान भी 135 करोड़, 137 करोड़, 130 करोड़ कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन अगर एक भी है और वो विपक्ष का साथ दे रहा है और विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, तो इसका मतलब है कि विपक्ष है, जीवित है। तो इसीलिए विपक्ष खत्म नहीं हो सकता। लेकिन सवाल चूंकि उठाए जाते हैं तो ये सवाल आप लोगों के बीच रखना जरूरी है, इसलिए सवाल के साथ हम आप सबके बीच में आए हैं। सीधा आना चाहूंगा सुनील शुक्ल जी आपके पास। क्या लगता है आपको, जिस प्रकार ईडी और सीबीआई का तमाशा इस देश में चल रहा है, सीबीआई का तमाशा तो हम लोगों ने कांग्रेस के काल से देखा है, बीच में थोड़ा सा ब्रेक और फिर से चूंकि ईडी ज्यादा होने लगा था तो अब फिर से अब सीबीआई हम देख रहे हैं 2-4 दिनों से। क्या इस खेल में विपक्ष को उलझाकर सियासी रोटी लगातार सेकना चाहती है बीजेपी, ये मान लिया जाए? धन्यवाद राजीव जी। राजीव जी, केंद्रीय एजेंसियों के बूते, सरकारी मशीनरी के बूते न तो कोई राजनीतिक दल जिंदा रहा है न जिंदा रहेगा। राजनीतिक दल की हैसियत हमेशा जन समर्थन से होता है, लोगों के समर्थन से उसकी ताकत मिलती है, और लोगों का समर्थन ही उसको आगे बढ़ाता है। लोगों का ही समर्थन, और समर्थन न मिलने पर वह पार्टी खत्म हो जाती है। यह शाश्वत सत्य है और यही होता रहा है। आज जो दिल्ली की जो घटना है, कोई भी व्यक्ति इस देश का जो इस देश के लोकतंत्र को चाहता है, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखता है, देश की प्रगति चाहता है, तरक्की चाहता है, वह भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन भ्रष्टाचार के आड़ में उत्पीड़न को ही बर्दाश्त नहीं कर सकता। निश्चित रूप से अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का आरोप है, तो उसकी जांच होनी चाहिए, और केंद्रीय एजेंसी से जांच हो, जिस देश की जो सबसे बड़ी एजेंसी उससे जांच हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से जांच को की आड़ लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सुबह से ही नगाड़ा पीटना शुरू कर दिया है, इससे लगता है कि आप केंद्रीय एजेंसियों की जांच के आड़ में एक राजनीतिक नरेशन आप बनाना चाहते हैं, एक उत्पीड़न की कार्रवाई कर रहे हैं। 144-145 करोड़ रुपए की जांच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी को सुबह 4 बजे तैयार हो जाने का मौका मिलता है। विभिन्न न्यायालयों में इसी एजेंसी को मैंने कहते हुए सुना है कि साहब मेरे पास न तो समय है, न मेरे पास इतना ह्यूमन रिसोर्स है कि मैं किसी नए मामले की जांच कर सकूं, और यह केवल और केवल न्यायालयी आदेशों पर कोई न कोई जांच अपने हाथ में लेते हैं, अन्यथा इनकार कर देते हैं। और 145 करोड़ रुपए का जांच का मामला है, उसको लेकर के आप इतने सक्रिय हो गए। मैं दिल्ली के मुख्य सचिव के कहने पर तत्काल आपने कार्रवाई शुरू कर दी, एफआईआर दर्ज कर लिया, 4 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज कर ली, और ठीक है, उसके बाद आपने जांच शुरू कर दी, कोई बात नहीं। लेकिन आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, इनके कंटेंट को मिला सकते हैं आप राजीव जी। एक ही बात, एक ही तरीका, एक ही शब्दावली, एक ही बात कहने का एक ही ढंग, ये लगातार सुबह से इस बात को लेकर लोगों के सामने है। इससे लगता है कि आप केंद्रीय जांच एजेंसियों के बूते एक जो सत्तारूढ़ दल है वह एक राजनीतिक
अपने अपने उत्पीड़न की कार्रवाई कर रहा है। ठीक है, आप जांच कीजिए ना, लेकिन आप सोचिए, और यह संदेह क्यों पैदा होता है कि क्या देश का अकेला एक मामला यह है? आप और दूसरी चीज चल रही है तो इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या लेना लगना है? भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के सांसद, और मुझे इतना आश्चर्य हुआ राजीव जी कि ये तरीका इनका, इन लोगों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के, अरे भाई ये दोनों कोई घुसपैठिए थोड़े हैं। इन्होंने ताकत से, अराजकता के बल पर थोड़े दिल्ली के मुख्यमंत्री पे, अब दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया है। ये भी लोगों के समर्थन से सत्ता में आया है ना। आप इनका नाम भी आप आदर्श नहीं ले सकते हैं। जिस तरीके से इन लोगों का नाम लिया जा रहा है सवेरे से, मतलब आप ये बात करने में तो बहुत माहिर लोग हैं, आदरणीय, पूजनीय, देवतुल्य, प्रातः स्मरणीय, ये इनके शब्दावली होते हैं। और एक आपका विरोधी दल का नेता है, उसके बारे में आप इतने आपके मन में घृणा भरी हुई है। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से राजीव जी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को मैं अलग अलग नहीं देखता हूं। दोनों ही दल वैचारिक स्तर पर एक है और दोनों की जो वैचारिक पीठिका है वो एक है। दोनों अपने आप को वही हिंदुत्व के मुद्दे पर अपने आप को जगह ले जाने की कोशिश करते हैं। बावजूद इसके अगर कोई राजनीतिक दल जिसके खिलाफ आप इस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं वो उचित नहीं है। और रही बात आपके विपक्ष खत्म होने की, तो इस देश का 75 साल का इतिहास है राजीव जी, गवाह है। तमाम लोग इस बात की कोशिश कर चुके हैं। विपक्ष आज ही विपक्ष इतना मजबूत है, आप देख लीजिए ना। किन मैंने एक दो राज्यों को छोड़ करके स्थिति है जहां पर कि आप कह सकते हैं कि अपने बूते या पार्टी सत्तारूढ़ दल जो है वो अपने मजबूती, अपने ताकत पर सत्ता में है, अन्यथा हर जगह जोड़ बटोर करके है, या सरकारी मशीनरी के बूते सत्ता में है, या खरीद फरोख्त के बूते सत्ता में है। विभिन्न राज्यों में आज अभी जो विपक्षी दल सत्ता में है जनता के समर्थन से है और अच्छा काम भी कर रहे हैं। इसलिए इसमें हम लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं। विपक्ष मजबूत है और विपक्ष मजबूत रहेगा। इस देश की लोकतांत्रिक परंपराएं, लोकतांत्रिक संस्थाएं भी मजबूत रहेंगी। ये जरूर है कि इस दौर में सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी और भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जी, विपक्ष मजबूत है और मजबूत रहेगा। पिछले दिनों एक राज्य बिहार, वहां से बीजेपी क्या बाहर हुई, सत्ता से बीजेपी को नीतीश कुमार और आरजेडी यानी कि जेडीयू और आरजेडी ने और साथ में कांग्रेस वाम दलों ने मिलकर क्या सत्ता से बाहर किया कि सब बिल्कुल पिल पड़े हैं बिहार पर। बिहार की चर्चा लगातार चल रही है और आप लोग देख ही रहे होंगे कि गोदी मीडिया में बिहार को लेकर के क्या कुछ चल रहा है। उस मलाई को जो लोग खाना चाहते हैं खाने दीजिए और आप मजे लीजिए। आज ऐसे भी मक्खन मलाई का दिन है, लेकिन उसके अलावा जो यहाँ दिल्ली में चल रहा है ये समझने की कोशिश हम कर रहे हैं और क्या इसके जरिए एक डराने की कोशिश। और जैसा अभी सुनील शुक्ल जी कह रहे थे और वही शुरुआत में हमने भी कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक ही पटरी के, एक ही ट्रेन के कहें तो दो पटरियां जिस पर उनके चक्के चल रहे हैं वही रहे हैं। 2011-12 दोस्तों आप याद कीजिए, अन्ना का आंदोलन इसी दिल्ली में रामलीला मैदान, कुछ लोग होते थे, पूरा देश नहीं होता था, मैं भी पर्सनली जाता था रोज, लेकिन कुछ लोग और ये गोदी मीडिया मिलकर के पूरे देश का आंदोलन बनाकर कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने की जो रणनीति बनाई थी वो रणनीति उस समय काम आई। और वहां उस मंच पे जब केजरीवाल और तमाम लोग बैठ करके इंडिया अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते थे, तो नीचे जो लोग वहां खान पान की सेवा में लगे रहते थे और जो लोग वहां झंडे टोपी बेचा करते थे वो किसके लोग होते थे, अगर आप लोग गए होंगे तो आप लोगों को पता चल गया होगा, इसलिए यहां मैं बोलना नहीं चाहता। तो एक ही गाड़ी के दो पहिए और दोनों के लिए जो पटरी तैयार है वो आम आदमी पार्टी, बहुत खुल के बोल रहा हूं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। लेकिन आज आम आदमी पार्टी को बीजेपी या बीजेपी को आम आदमी पार्टी क्यों खटक रहे हैं, दोनों एक दूसरे के लिए क्यों आंख के कांटे बन गए हैं, ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। और साथ में ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या इसके जरिए आने वाले चुनाव पर निशाना है, क्या इसके जरिए कुछ और साठगांठ भी है क्या, यही समझेंगे। जरा धनंजय जी, क्या आपको क्या लगता है कि यहां एक दूसरे के खिलाफ खूब बयानबाजियां करो ताकि गुजरात में लोगों को ये लगे कि नहीं जी ये बी टीम नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के तो साथी हैं नहीं, हो नहीं सकते, चलो कांग्रेस को हराना है तो इनको वोट दे दो,
बहुत नजदीक हैं आप गुजरात से। देखिए राजीव जी, मूल ये है आपकी आवाज कि नहीं जिस आ रही, तरह जरा से अनम्यूट कीजिए। ने अनम्यूट किया हुआ मैंने, मेरी आवाज नहीं आ रही है? कोई गड़बड़ है फिर? हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही है? जरा चेक कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मैंने पूछा है धनंजय जी से कि क्या ये भी उसी बी टीम ए टीम का की जुगलबंदी है या कुछ और है, जरा ये भी समझेंगे। क्योंकि सियासत में पर्दे के पीछे और पर्दे के बाहर दो अलग अलग चीजें होती हैं दोस्तों। पर्दे के पीछे रिहर्सल कुछ और, पर्दे के बाहर एक्टिंग कुछ और। क्या यहाँ वही हो रहा है या सचमुच कुछ और चल रहा है, ये भी समझने की कोशिश हम करेंगे। लेकिन जरा आना चाहूंगा पीयूष पंत जी आपके पास, जब तक धनंजय जी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी। जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो केजरीवाल साहब है, ये केजरीवाल साहब ने क्या किया था जब आए थे, तो इनको देखिए कि इन्होंने किस पे आरोप नहीं लगाए। और कांग्रेस को तो कहा कि ये पूरी पार्टी भ्रष्ट है और अन्ना आंदोलन इन्हीं का शुरू किया हुआ, कांग्रेस को भ्रष्ट करने का काम इन्होंने किया। और इतने साल से है वहां पे दिल्ली में शासन में है, बताइए किसको इन्होंने पकड़ के बंद किया भ्रष्टाचार के आरोप में? कांग्रेस के किस नेता को बंद किया इन्होंने? तो जो सुनील जी ने पहले कहा कि ये केजरीवाल हो या बीजेपी हो, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और अब जो है कहाँ ये बोल रहे हैं कि हम एजुकेशन और हेल्थ पे काम कर रहे हैं, तो कहाँ ये शराब बेचने चले गए भाई? आप शराब का डंडा क्या कोई व्यक्ति जो नैतिकता की बात कर रहा है उसमें लगेगा क्या? अच्छा, उस पर फिर आपने क्या किया, 144 करोड़ रुपया माफी दे दी शराब माफियाओं को। तो क्यों माफी दी आपने शराब माफियाओं को? आप एक तरफ तो बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है लाखों करोड़ रुपए अपने दोस्तों को माफ कर रहे हैं, एक परिवारवादी और दोस्तवादी, एक नया शब्द रचा है संजय सिंह जी ने इनके, दोस्तवादी। तो आप कैसे दोस्त बनाने लगे? आपको तो नहीं बनाना चाहिए था। तो ये जो है असल हुआ ये है कि बीजेपी यानी मोदी जी को लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप पार्टी वहां डैमेज करेगी, इनको भय हो रहा है। और ये बताना चाह रहे हैं कि देश में जितनी पार्टियां हैं सारी पार्टियां भ्रष्ट हैं, एकमात्र पार्टी यही है। आज जो ये केजरीवाल बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर बीजेपी वाले ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जब कांग्रेस के ऊपर बीजेपी वाले कर रहे थे तब ये क्या कह रहे थे? तो सबसे ज्यादा ये कट्टर ईमानदार, एक यार नया ईमानदार अपने आप में एक एडजेक्टिव है, एक और शब्द रचा है कट्टर ईमानदार। अब कट्टर ईमानदार क्या होता है ये तो पता नहीं कौन जाने, सत्य हरिश्चंद्र हम लोग विकल्प के तौर पे बोलते थे। तो इन्होंने कट्टर ईमानदार जो रचा है, तो क्या ईमानदारी का ठेका इन्होंने ले रखा है? और इससे अलग राजीव जी मैं बात करूं, जब ये आए थे, अन्ना आंदोलन जब शुरू हुआ था, तब मुझे लगा था कि वाकई देश में भ्रष्टाचार पे बहस होगी। और भ्रष्टाचार केवल नेताओं के पास नहीं है राजीव जी, भ्रष्टाचार आम आदमी की नसों में भी घुस गया है। मैं गांव में देखता हूं कि मुआवजा पाने के लिए, राशन लेने के लिए, वृद्धा पेंशन लेने के लिए, दूसरी फैसिलिटी लेने के लिए आम आदमी भी बेईमानी में लगा हुआ है। तो जिस देश की नस नस में बेईमानी घुस चुकी है, वहां ये बता रहे हैं मैं ईमानदार आदमी हूं। मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ये जब लड़ते हैं, विधानसभा चुनाव लड़ते हैं या लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, तो पैसे कहां से लाते हैं? ये समझाएं देश को, हमको समझाएं, हमारे जैसे ढेर सारे लोग हैं जो समझना चाह रहे हैं। तो क्या जीरो बजट चुनाव पे ये लड़े? इनको तो करना चाहिए था जीरो। ये तो पहले चंदा मांग रहे थे, बोल रहे थे जनता चंदा देगी हम चुनाव लड़ेंगे। तो अब शराब माफिया से कमीशन क्यों लेने लगे भाई? किस खुशी में आपने माफ किया शराब माफिया का 144 करोड़ रुपया? अगर बीजेपी आप लगा रही है तो इस आरोप में तर्क आपको देना पड़ेगा ना कि आपने माफ किया ना। आपने सारे जो है उसके जो मानदंड है, जो जांच हो रही है, आपने उसके नियम को भंग किया, इसलिए बीजेपी आपके पीछे लगी है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं कि भ्रष्टाचार बड़ा इशू है देश के लिए, क्योंकि भ्रष्टाचार घुन की तरह है। लेकिन यह भी समझना पड़ेगा कि आज जो पूरी राजनीतिक प्रक्रिया है, जो चुनावी प्रक्रिया है, वो पैसों का खेल हो गया है। और बीजेपी ने उस खेल को इतना बड़ा कर दिया है कि ये जो 10 लाख करोड़ रुपया अपने पूंजीपति उद्योगपति दोस्तों के माफ कर रहे हैं, मोदी जी जितना चिल्ला चिल्ला के कहे कि मैं ईमानदार व्यक्ति हूं, क्या इनकी पार्टी ईमानदारी से चल रही है? और इनके जहाज ईमानदारी से चल रहे हैं?
ये जो महंगे कपड़े पहन के घूमते हैं, दिन भर में 6 बार कपड़े बदलते हैं, वो ईमानदारी के पैसे से आते हैं? तो ईमानदारी कहीं नहीं है राजीव जी। अगर ईमानदारी कहीं है तो गरीब जनता बेचारी जो है वो, अगर ईमानदारी से देश में पैसों का बंटवारा होता या व्यवस्था होती तो हर आदमी के पास रोजगार होता, शिक्षा होती, स्वास्थ्य होता। लेकिन हालत ये है कि आज जो है लोअर मिडिल क्लास भी अपने बच्चे को पढ़ाने की स्थिति में नहीं है। तो अब ये मसला जो है, ये जो कह रहे हैं केजरीवाल, उनके चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है। और विपक्ष को अब ये बात समझना होगा कि बीजेपी जो खेल बीजेपी खुद भी ईमानदार नहीं है, ये सब हम सब जानते हैं और बीजेपी के लोग भी जानते हैं। बिहार में आप अभी बात शुरुआत में आपने कही कि बिहार में जो है नीतीश कुमार ने उनसे अपना समर्थन वापस ले लिया, तो क्या किया इन्होंने? क्यों ईडी को नहीं भेजा? क्यों सीबीआई के छापे नहीं मारे? मारना चाहिए था ना। बिहार में 17 साल से जनता दल यूं सत्ता में है, क्या उसके विधायकों के पास पैसे नहीं होंगे? वो पार्टी ऐसे ही चल रही है। क्यों नहीं मारा इन्होंने? इसलिए नहीं मारा कि बीजेपी ने 17 साल में मलाई खाई है। जितने मलाईदार पोस्ट होते हैं, जिसको कहते हैं, मैं मलाईदार पोस्ट नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं सारे मंत्रालय जनता की सेवा के लिए। लेकिन यही कहते हैं, यही आपस में लड़ते हैं कि मलाईदार पोस्ट हमको नहीं मिला। वो चाहे स्वास्थ्य हो, रोडवेज हो, रेवेन्यू हो, सारे मंत्रालय जो है जब ये रखते हैं तो इन्होंने जम के पैसा कमाया है बिहार में। बिहार की जनता से जाके पूछिए, जितना भयंकर भ्रष्टाचार है, और इस भ्रष्टाचार में बीजेपी शामिल है। कल कोई पार्टी आएगी तो हो सकता है इसका भ्रष्टाचार न ढूंढे, लेकिन जनता के पास भ्रष्टाचार के सबूत है। क्योंकि कोई भी ब्लॉक, कोई भी जगह बिना घूस के वहां काम नहीं हो रहा है। दिल्ली में स्थिति कहां से अलग है? कैसे ये क्या कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया दिल्ली में? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और जिस तरह से राहुल गांधी ने लड़ाई शुरू की है, उस लड़ाई को हम सलाम करते हैं। और ये एक असली मुहिम जो शुरू करनी चाहिए, इसमें सब पार्टियों को लगना, पूरे विपक्ष को आज यहाँ पे खड़ा होना चाहिए था और सोचना चाहिए था कि जीरो बजट चुनाव प्रक्रिया कैसे शुरू किया जाए। चुनाव लड़ने का काम जीरो बजट से कैसे शुरू होगा? जनता कैसे जीरो बजट वाले उम्मीदवार को, जो अपना धुआंधार भारी भरकम प्रचार न करे, बड़ी बड़ी रैलियां न करे, उस तक उसके बिना कैसे पहुंचे हम? आज डिजिटल मीडिया इतना हावी हो गया है, गांव गांव में मोदी जी कह रहे हैं कि आप डिजिटल तरीके से पैसे निकालिए, मोबाइल घर घर पहुंच गया है। तो हमारी आपकी बात भी घर घर पहुंचनी चाहिए थी। आपको करोड़ों करोड़ रैलियों पे खर्च करना क्यों पड़ रहा है? ये केजरीवाल भी रैलियों पे खर्च कर रहा है पैसा, फ्री में रैली होती है क्या? तो आज की तारीख में हमाम में सब नंगे हैं राजीव जी, और इनके चिल्लाने का मतलब जनता भी समझ रही है। इसलिए ये जनता अपेक्षा कर रही है कि आप चुनाव प्रक्रिया में, राजनीतिक प्रक्रिया में सुधार की बात कैसे करें, जो केजरीवाल नहीं कर रहे हैं। राजीव जी कैसे सुधार करें? लेकिन सवाल यहाँ ये है कि केजरीवाल के ऊपर जो वार है वो क्यों है? इसके पीछे की कहानी क्या हो सकती है, ये समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। बी टीम, ए टीम, बी टीम और बहुत सारी बातें होती रहीं पिछले चुनावों में भी, चुनाव दर चुनाव, और सामने अब गुजरात का चुनाव और हिमाचल का चुनाव है। लेकिन उससे पहले जो दिल्ली में चल रहा है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ जांच एजेंसियां जो हैं वो अपना काम कर रही हैं, या यहाँ भी कुछ सियासी गड़बड़ियां हैं? यानी सियासत की बू है क्या? ये समझने की कोशिश। आइए पीयूष पंत जी, आपको क्या लगता है, क्या ये जांच एजेंसियों का अपना काम है, या यहाँ भी कुछ ऊपर से, जैसा कि अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, ऊपर से जो कहा जा रहा है वही तो कर रही हैं एजेंसियां? देखिए राजीव जी, निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल भी अपना ड्रामा रच रहा है, मोदी की तरह जो है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये भी तथ्य है कि इसके राजनीतिक मायने ज्यादा हैं, और हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से जो है कि ईडी और सीबीआई इन सब का इस्तेमाल जो है लगातार जो है एक बदनाम करने के लिए दूसरी पार्टियों के लिए किया जा आ ही गई है कि जो है कि जो आपका क्या नाम, कन्विक्शन रेट बहुत लो है, 0.05 या 0.5 ऐसे ही है शायद जो है कि वो, तो ये इस तरह की, और हर पार्टी जो थोड़ा सा जो है देखिए आगे बढ़ती है, दिखाई देती है, और वो पब्लिक परसेप्शन में उसकी स्थिति बेहतर बनने लगती है, उस पार्टी के खिलाफ जो है ये इस तरह का कैंपेन शुरू हो जाता है। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि देखिए इसके पॉलिटिकल मायने बहुत ज्यादा है, और ये भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी भी इसमें साफ झलकती है कि उसको जिस तरह से जो है कि वो अपना जो है एक वर्चस्व स्थापित करना चाहती है, उस वर्चस्व में जो है कि उसको एक चुनौतियां मिलना शुरू हो गई हैं, और मिल रही थी। कांग्रेस लगातार चुनौती दे रही थी, हालांकि कांग्रेस को
चुनावी तरीके से वो फायदा नहीं मिल रहा था, लेकिन लगातार वो जो है कि संसद में और बाहर जो है कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार जो है सीधे सीधे जो है कि मोदी जी को एक्सपोज करने में लगे हुए थे। तो लगातार कांग्रेस के ऊपर इस तरह के जो है आक्रमण, इस तरह की एजेंसीज का इस्तेमाल हुआ है। आम आदमी पार्टी भी देखिए दूध की धुली नहीं है, और जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ये माना भी जाता है कि वो बी टीम है भाजपा की, और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जो है कि अब जो है कि इंडिया की बात करने लगे हैं दिल्ली छोड़ के, तो निश्चित रूप से जो है कि वो भी उसी तरह एम्बिशियस हैं, वो नई इंडिया की बात करते हैं, तो ये इंडिया को नंबर 1 बनाने की बात करने लगे हैं। तो ये इन दोनों का आपसी कंपटीशन चल रहा है। ऐसे में निश्चित रूप से जो है कि सबसे बड़ा संकट ये है कि क्या केजरीवाल इतने बड़े हो गए हैं कि वो मोदी को चुनौती दे सके, लेकिन जो उनका सक्सेस रेट चल रहा है, अभी हमने पंजाब में देखा, और उसके बाद अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश के, गुजरात खासकर जहां पे वो सूरत की म्यूनिसिपैलिटी जीत चुके हैं, और बाकी 2 म्यूनिसिपैलिटी में भी उनको अच्छे खासे 19 से 14 और 19% जो है वोट प्रतिशत मिला है। तो इससे एक कहीं ना कहीं जो है खतरा जो भारतीय जनता पार्टी को है और मोदी सरकार को है निश्चित रूप से जो वहां पे है, तो उसका एक इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि देखिए जो बात कही जा रही है कि जिस तरह से जो आबकारी नीति निश्चित रूप से उसमें गड़बड़ियां हुई होंगी, और आबकारी नीति को बदलना भी एक प्रश्न खड़ा करता है कि आप जो है सरकारी जो दुकानें चल रही थी और रेवेन्यू उससे आ रहा था, वही रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए आपने प्राइवेट हाथ में दे दिया उनको, तो निश्चित रूप से सवाल तो उठता ही उठता है। वो भी पेंडेमिक टाइम में जहां लोगों के पास वैसे भी पैसा नहीं था, वैसे में भी उनकी जेब से आप पैसा निकलवा रहे हैं और प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा पहुंचाने के लिए आप बात कर रहे हैं। और 143 करोड़ का जो माफी की बात चल रही है, उसमें आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि पेंडेमिक टाइम में चूंकि दुकानें खुली नहीं थी तो उनको लॉस हुआ था, इस वजह से हमने जो है कि माफी करी थी। और भारतीय जनता पार्टी ने भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो है कि तमाम वेंडर्स हैं उनको माफ किया। पीयूष गोयल ने जो है कि रेलवे में बहुत से वेंडर्स से जिनका कोई बिजनेस नहीं हो पाया, उस टाइम में सप्लाई नहीं हो पाई, उनको माफ किया। तो फिर हमारे में क्या दिक्कत है, ये उनका आर्गुमेंट है। लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बू आ रही है कि आप प्राइवेट प्लेयर्स को देने के लिए ही, उनसे फायदा उठाने के लिए। और पंजाब का चुनाव भी था, राजीव जी याद करिए कि उस टाइम में पंजाब का चुनाव भी होने वाला था, और एक कमेटी जो बनाई गई थी आम आदमी पार्टी द्वारा, अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो है इस नई नीति को रिकमेंड करने के लिए, उसमें जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स भी थे जो वाइन का जो प्रोडक्शन करते हैं, और पंजाब के भी उसमें लोग थे जिन्होंने एक ये इनको नई पॉलिसी के रिकमेंडेशन दिया, जिसको ये फिर कैबिनेट में अप्रूवल लिया गया इसका। तो निश्चित रूप से देखिए कहीं ना कहीं गड़बड़ियां तो है, तो और यही जो है कि एक मौका दे दिया है मोदी जी को कि जो है कि आम आदमी पार्टी की फजीहत कराई जाए। हो सकता है कोई आरोप न निकले उसमें, लेकिन एक फजीहत तो हुई है। और एक जो भ्रष्टाचार के विरोध का नारा देके और जो है झंडा लहराते हुए जो है कि रामलीला मैदान में और मंडी हाउस में जो है वो आंदोलन चला था, और उसकी जो है पोल खोलती हुई जो है कि ये जो रेड हो रही है, जिसमें ये साफ साफ जो है पहले जैन जो थे, सत्येंद्र जैन है, उसके बाद जो है मनीष सिसोदिया, जो इनके प्रमुख मंत्री हैं और जिनके पास ज्यादा से ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, उनको इन्होंने जो है बदनाम करने का काम किया। तो ये पॉलिटिकल बैटल है मेरा मानना है, और उसी के तहत जो है ये कार्रवाई हो रही है। हालांकि इसमें देखिए राजीव जी एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आखिर ये कैसे अरविंद जी को पता लग जाता है कि भाई रेड होगी और जेल चले जाएंगे। ये इन्होंने पहले भी, आज से 1 महीने पहले कह दिया था कि अब जो सत्येंद्र जैन पे के पहले कहा था, और अभी भी कहा, इन्होंने कहा था कि मनीष सिसोदिया भी जो है वो भी जेल जाएंगे, ये मेरी आशंका है। तो आखिर ये कहीं ना कहीं कुछ तो देखिए गड़बड़िया है, और इन लोग की मिली भगत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मिलजुल के ही ये खेल खेला जा रहा है। और लेकिन तत्कालिक रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी को जो चुनौतियां मिल रही है राजनीतिक रूप से चुनाव के मैदान में, जो है कि मुझे लगता है कि उसको देखते हुए जैसे आपने बात उठाई कि पूरे विपक्ष को जो है एक बदनाम करने की साजिश जो मोदी जी कर रहे हैं, और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। उन्होंने जो है कि अभी लाल किले से भी ये बात कही है, लेकिन उनके अपने राज्यों में जो है, चाहे उत्तर प्रदेश ले ले, गुजरात ले ले, हिमाचल प्रदेश ले ले, वहां तमाम बहुत से ऐसे जो घोटाले हुए हैं जिन पे पर्दा डाल दिया गया है। तो क्या वहां पे जांच की जाएगी, क्या उस पर क्यों नहीं करते? तो देखिए कोई दूध का धुला नहीं है। सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि आज की राजनीति में कोई भी जो है कि जो ये कहे कि मैं ईमानदार हूं, और कट्टर की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, मतलब ये तो हास्यास्पद है। आप जो है कि ये जो है कि कट्टर की बात कर रहे हैं,
तो क्योंकि ईमानदार ईमानदार होता है, उसमें कट्टर या नहीं नॉन कट्टर की कोई बात ही नहीं है। तो ईमानदार कोई भी नहीं है, हमाम में सभी नंगे हैं। सवाल ये है कि किसका भ्रष्टाचार बड़ा है और किसका छोटा है, और उसका इंटेंशन उसके प्रति क्या है। इसमें दो राय नहीं है कि जो सेंट्रल एजेंसीज है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो है अपने को ये प्रोजेक्ट करने के लिए कि हम ही जो है वो सब साफ है, जो है कि मेरे ही कपड़े सबसे ज्यादा साफ है, बाकी सबकी पोशाकें जो है वो दागदार है। तो ये एक प्रयास चल रहा है। इसमें मुझे लगता है कि ये एंगल ज्यादा महत्वपूर्ण है, और हो सकता है कि ये तमाम कवायद के बाद भी जो है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल आपने जो उठाया वो बहुत है कि क्या विपक्षी दलों को अब समझना नहीं होगा कि ये धीरे धीरे जो है लगातार जो है वो उन पे जो अटैक हो रहा है और कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो लिहाजा जो है उनको एक साथ आना होगा, एकजुट होना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हालांकि मुझे लगता है कि आपने जो सवाल किया और आपने भी कह दिया कि विपक्ष खत्म नहीं हो सकता है। ये साफ है कि क्योंकि जितना भी वोटिंग होती है, अगर मान लीजिए 65% वोट भी पड़ता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को 31 से 32% वोट ही मिलता है, तो बाकी तो विपक्ष का ही वोट पड़ता है। तो विपक्ष कभी खत्म हो नहीं सकता है इस भारतीय लोकतंत्र में। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। राकेश अचल जी, आपके पास आऊं, लेकिन जरा एक बार फिर से कांग्रेस की जो पवन खेड़ा की का जो ट्वीट है, वो ट्वीट आप सबके सामने लाना चाहता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण ट्वीट है वो, और क्यों आखिर आज पवन खेड़ा ने इस ढंग का ट्वीट किया है, ये समझिए। एजेंसी के निरंतर दुरुपयोग का एक बड़ा नुकसान ये भी है, एजेंसी यानी जांच एजेंसियों की बात कर रहे हैं पवन खेड़ा, कि एजेंसी के निरंतर दुरुपयोग का एक बड़ा नुकसान ये भी है कि जब एजेंसी सही काम भी करती है तो संदेह के घेरे में आ जाती है। इस प्रक्रिया में भ्रष्ट लोग दुरुपयोग तर्क के पीछे छिप जाते हैं और इसकी कीमत ईमानदारों को चुकानी पड़ती है। सही काम, एजेंसी के निरंतर दुरुपयोग का एक बड़ा नुकसान। आइए जरा इसी बात से सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और सीधा राकेश अचल जी, यहाँ कांग्रेस साफ कह रही है कि जो एजेंसियों का आप दुरुपयोग लगातार कर रहे हैं, और उसका फर्क ये पड़ता है कि कई बार आप सही काम भी करते हैं तो ये लगता है कि आप दुरुपयोग कर रहे हैं, और कई लोग उस दुरुपयोग शब्द के पीछे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं देखिए हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। यानी कि जो अच्छा है उसके खिलाफ भी आप, यानी जो गुनाहगार नहीं है उसको भी गुनाहगार बना रहे हैं, आप जो गुनाहगार है वो छिपने की कोशिश कर रहा है। यहाँ साफ साफ कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वो शायद सही है, जहां तक समझ में आ रहा है। शायद आपको भी समझ में आ रहा होगा, आप भी व्याख्या कीजिए। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी इस कारण यहाँ ये कर रही है कि इसी दिल्ली में जब ईडी के दफ्तर के चक्कर लगा रहे थे राहुल गांधी और सोनिया गांधी, तब आम आदमी पार्टी की तरफ से एक भी बात नहीं कही गई थी। आज एक बयान और आया है आरजेडी के सांसद है, आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा का, उन्होंने एक बयान में अपना कहा है कि हम लोग तो हमेशा जब भी हमारे ऊपर या किसी और के ऊपर, विपक्षी दलों के ऊपर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, आवाज उठाते हैं, आज भी उठा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कभी आवाज नहीं उठाई। क्या लगता है राकेश अचल जी कि आम आदमी पार्टी इस कारण भी यहां पर अकेला पड़ी हुई दिखाई दे रही है? इसी कारण यहां आम आदमी पार्टी का साथ देने कोई विपक्षी दल नहीं आ रहा। राजीव जी, मैं पुष्पेश जी कह रहा हूँ, पीयूष पंत जी ने एक बहुत जोरदार बात कही है कि ये जो छापेमारी है ये एक पॉलिटिकल बैटल है, ये कोई राजनीति के शुद्धिकरण का अभियान नहीं है, ये भ्रष्टाचार के निवारण का अभियान नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल बैटल है। और इस बैटल पे मुझे एक शेर याद आता है कि न करते हम कोई ख्वाहिश अगर इतना यकीन होता, हमारे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता। तो प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान करते रहे, होना नहीं है। ये 600-700 करोड़ का जो पालतू तोता है सीबीआई, ये पिछले 8 साल से, मैं तो कहता हूँ अब तो ये 7 साल का हो गया है, तो 1963 में बना था, लेकिन पिछले 8 साल से इतना पालतू हो गया है कि ये की आंखों का इशारा समझता है।
पंत जी ने कहा, सुनील जी ने अभी कहा कि दूध का धुला कोई नहीं है। अब दूध से कोई धुलता भी नहीं, जमाने में दूध भी इतना महंगा, उस पर इतना जीएसटी लग गया, दही पे लग गया, तो दूध से तो कोई नहीं धुला। सबके सब काले हैं। हिंदुस्तान की जितनी राज्य सरकारें चल रही हैं, आप गौर फरमाइए कि ये सब आबकारी और बोर्ड विभाग जो दो होते हैं, इनकी कमाई से चलती है। जितना राजस्व सरकारी खजाने में ये विभाग जमा करते हैं, उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा राजनीतियों की जेब में जाता है। तो निश्चित तौर पर दिल्ली में भी ये हुआ होगा, इसमें मुझे मानने में कोई संदेह नहीं है। और अगर ये जांच हो रही है तो ठीक है, होने दीजिए, जो होगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सवाल आपने जो कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर एक नहीं है, तो बात सीधी है कि कांग्रेस जब तकलीफ में थी तो आप वाले हंस रहे थे, और अब आप तकलीफ में है तो कांग्रेस वाले हंस रहे हैं, पवन खेड़ा हंस रहे हैं, संदीप के दीक्षित हंस रहे हैं। तो ये राजनीति में होता है, और राजनीतिक इस लड़ाई का अंत आप देखेंगे कि ये अभी होने वाला नहीं है। जब तक 2024 के आम चुनावों की घोषणा नहीं हो जाएगी, तब तक आए दिन ये छापेमारी चलेगी। अभी सिसोदिया जी के चले, हमारे मध्य प्रदेश में आप देखिए, एक छोटा सा आरटीओ, उसके घर पे अगर छापा पड़ता है तो उसके सिसोदिया के घर से ज्यादा माल मिलेगा। सिसोदिया का तो पेंसिल रबर और कुछ दस्तावेज मिले, उसके यहाँ तो करोड़ों रुपए नगद मिले, करोड़ों की संपत्ति मिली। तो ये आबकारी हुआ, ये ट्रांसपोर्ट हुआ, ये कामधेनु है, ये सरकार के लिए भी कामधेनु है, भ्रष्ट तंत्र के लिए भी कामधेनु है। और इससे निपटने में अगर सीबीआई थोड़ा बहुत भी कुछ कर गुजरे तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि तोते मन पालतू तोता है, और चिंगड़े में बंद पालतू तोता है, और पालतू तोते कभी सच नहीं बोलते। उन्हें जितना रटाया जाता है उसी की पुनरावृत्ति करते हैं राजनीति। जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या किस रूप में देखते हैं आप इस पूरी कार्रवाई को? और विपक्ष की बात हम कर रहे हैं क्योंकि लगातार एक न एक, उधर ममता बनर्जी, इधर आप देखिए महाराष्ट्र में देखिए आप, एनसीपी के नेता जो हैं वो 2 नेता जेल की सलाखों के पीछे हैं। आम आदमी पार्टी का वही हाल है, एक नेता सलाखों के पीछे, दूसरा भी जाने वाला है, एफआईआर दर्ज है। और कांग्रेस का हाल आपने देख लिया। ऐसे ही बिहार की बात भी हो रही है, और कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी आरजेडी के ऊपर बहुत सारी छापेमारी होगी, बहुत सारी जांच एजेंसियां बैठेंगी, और हो सकता है कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, ये सब जेल चले जाएं। ऐसी बातें भी हो रही हैं। तो बहुत कुछ चल रहा है इस देश में, और बहुत सही कह रहे हैं राकेश अचल जी कि इसका अंत अभी नहीं होगा। इसका अंत तब होगा जब इस देश में 2024 के चुनाव की घोषणा होगी। क्या हम तब तक यही देखते रहेंगे? और ऐसा होता है तो फिर विपक्ष को आप कहां देखते हैं? क्या जब वो दुख में रहते हैं तो हम खुश होते हैं, और जब हम दुख में रहते हैं तो वो खुश होते हैं? दोनों एक दूसरे पर खुशी में ताली बजाते हैं, और बाहर वाले कहते हैं कि देखिए ये लोग कितने खुश हैं। क्या यही समझेंगे हम? देखिए राजीव जी, एक तो पहले ये हमको अंतर करना पड़ेगा कि कौन सा विपक्ष। एक विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष है, देश का विपक्ष है, और एक विपक्ष वो जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित विपक्ष है, जो भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष तैयार किया है। तो आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कहिए मानस पुत्र है, संघ परिवार का पुत्र है आम आदमी पार्टी। तो इसलिए वो एक ही परिवार के लोग हैं, उनके आपस का झगड़ा है। मैं यहाँ 2 चीजें देखता हूँ राजीव जी। एक तो देखिए, चूंकि इस समय देश के अंदर जो है वो चोर पुलिस वाला खेल चल रहा है, तो हमारी केंद्र सरकार भी जो है वो पुलिस की मानसिकता से काम कर रही है। जो लोग पुलिस की कार्यप्रणाली को थोड़ा नजदीक से जानते हैं, चूंकि हम लोग सब पत्रकार, हम लोग सब जानते ही हैं, मुखबिर पैदा करती है पुलिस। और पुलिस को जो है हर थाने के दरोगा को एक टारगेट दिया जाता है कि आपको हर महीने जो है इतने केस पूरे करने हैं, या हर साल में इतने केस पूरे करने हैं। और जब वो टारगेट का समय आता है और जब मुकदमे पूरे नहीं हो पाते हैं, तो अपने मुखबिरों को ही उठा के पुलिस जो है वो बंद कर देती है। दफा 25 में, एनडीपीएस एक्ट में इस तरीके काम करती है, या आम चल रहा है। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के हाथ में पुलिस आ जाएगी तो वो नहीं करेगी। हमने देखा कि पंजाब में पुलिस कैसे काम कर रही है, या अखिलेश यादव के हाथ में होगी पुलिस ऐसा काम नहीं करेगी, मायावती के हाथ में होगी तो ऐसा काम नहीं करेगी, राहुल गांधी कल को आ जाएंगे उनके हाथ में होगी तो पुलिस ऐसा काम नहीं करेगी। वो पुलिस की एक व्यवस्था, वो काम करती है, उस तरीके से करती रहती है, वो हर उसमें करती है। तो हमारी केंद्र सरकार जो है अब वो उसी रास्ते पे चल रही है। उसने पहले मुखबिर पर तैयार किए,
उनको पाला पोसा बढ़ाया, और अब मुकदमा पूरा करने के लिए मुखबिरों को अंदर भेज रही है। तो ये जो मुखबिर जो है, ये उनके ऊपर तैयारी हो रही है पुलिस की। कुल मिलाकर के मैं तो इसको इस तरीके से देख रहा हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज जो है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जैसा कहा, राकेश जी ने शायद कहा था कि, या पीयूष जी ने कहा कि भाई 1 महीना पहले ही वो बता दिया था कि भाई सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की बात की, अब जो गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया की होगी। तो भाई ये अकेले मनीष सिसोदिया ने लागू करनी थी, शराब की नीति, तो अकेले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी क्यों होगी? जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री के द्वारा भी इसमें हुआ है, तो मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी भी क्यों नहीं होगी अगर मनीष सिसोदिया की होगी? तो मनीष सिसोदिया पिछले विधानसभा चुनाव से ही असल में बहुत खटक रहे हैं अरविंद केजरीवाल की आंखों में। तो ये एक रणनीति अंदर की भी है कि अब निपटाना मनीष सिसोदिया को भी है। तो क्या भाई जो है वो छोटे मोदी बड़े मोदी ने मिलकर के अब मनीष सिसोदिया को निपटाने के बहाने एक पंथ दो काज करने का काम किया है? एक तो मनीष सिसोदिया निपट जाएंगे, अब संजय सिंह उनकी जगह आने के लिए बहुत उतावले हैं तो वो आ जाएंगे, अब संजय सिंह का स्थान हो जाएगा, मनीष सिसोदिया निपट जाएंगे। पहली चीज ये होगा। दूसरा ये संदेश दिया जाएगा कि देखो आम आदमी पार्टी के खिलाफ देखो यही लड़ रहे हैं अब तो भारतीय जनता पार्टी से, तो हिमाचल में और गुजरात में जो थोड़ा बहुत भी वोट काट सके कांग्रेस का तो वो वहां काटा जाए और किसी तरीके से वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए। तो ये भी इसके पीछे रणनीति। तो ऐसा नहीं कि केवल एक रणनीति, कई रणनीति पे मुझे लगता है काम हो रहा होगा, और जिससे भी फायदा मिल जाए भारतीय जनता पार्टी को और केजरीवाल जी को, दोनों को जिससे फायदा मिल जाए वो होगा। भारतीय जनता पार्टी का चूंकि लक्ष्य बड़ा है, उसको राज्यों को सरकारें बनानी है, तो जाहिर सी बात है कि उसके तौर तरीके भी बड़े हैं। केजरीवाल जी का लक्ष्य भी क्योंकि छोटा है, उनको भारत बनाना है, मोदी जी बना चुके भारत, उनका न्यू इंडिया बन चुका। अब मोदी जी का केजरीवाल जी को बनाना है नया भारत, तो अभी काफी अंतर है। क्योंकि केजरीवाल जी के पास जो है वो 1 करोड़ के आसपास वोट होगा, भारतीय जनता पार्टी के पास 20 करोड़ के आसपास वोट है। तो जब अभी जाहिर सी बात है कि बहुत लंबा दूरी है, तो वो नया भारत बनने में केजरीवाल जी का भी काफी लंबा समय लगेगा। तो इसलिए जहां जहां वो मतलब जो कुल मिलाकर के गड्ढे खोद सकते हैं थोड़े बहुत, वो गड्ढे खोदने का काम करते रहे केजरीवाल जी, और गैंगमैन जो है वो काम पे लगा रहे। पीडब्ल्यूडी में गैंगमैन कहा जाता है उसको, गैंगमैन दूसरे तरीके से लोग ना समझ में, तो वो गैंगमैन जो है मतलब मजदूरों का ठेकेदार जो है वो काम पे लगा रहे और ठीक काम करता रहे। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो उसको काम पे लगा दिया है, और ये अपना काम बखूबी कर रहे हैं। आप देखिए केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाई ठीक है कुछ भी और नहीं मिला और काम चलता रहेगा, तो यानी मनीष सिसोदिया का चले भी जाएंगे जहां सत्येंद्र जैन गए हैं, तब भी केजरीवाल जी का काम चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये लड़ाई जो है जो दिख रही है वो भी है, और अंदरूनी लड़ाई भी जो है वो कई स्तरों पर है। भाई जब आप इतने कट्टर ईमानदार हैं तो आपने अपना ही स्वास्थ्य मंत्री पंजाब का क्यों बर्खास्त किया? आपने उसको टिकट देते समय उस कट्टर ईमानदारी की बात नहीं की थी। भगवंत मान जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपनी स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त की ना, गिरफ्तारी भी करवाई, फिर जेल में है वो। तो इतने कट्टर ईमानदार है और छाट छाट के कट्टर ईमानदार लाते हैं, तो पंजाब में आप उससे कैसे हो गई थी कट्टर ईमानदार चुनने में? और फिर दूसरी बात, जिस एनजीओ के लिए काम करते थे मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, अब वो ज्यादा व्यक्तिगत चीजें हो जाएंगी, वो नाम सब जानते हैं। मनीष सिसोदिया भी पत्रकार रहे हैं, और पत्रकार क्या एक तरीके से पार्ट टाइम अनुवादक थे। तो एक पार्ट टाइम पत्रकार जो है वो राजनीति में इतना आगे कैसे चला जाएगा? तो इसके पीछे बहुत सी सारी चीजें हैं। अब वो चंदे वंदे की तो मैं बात कर रही थी ना, वो तो भारतीय जनता पार्टी का उनके बीच का मसला है। जो विदेश से दोनों को चंदा आता है, कौन ज्यादा लाता है कौन कम लाता है, वो उनके बीच का मसला है, और पता भी नहीं चलता है कि भारतीय जनता पार्टी ही चंदा आम आदमी पार्टी को दे रही है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रही है। बहुत सारी चीजें हैं, तो उस सब में नहीं आऊंगा, लेकिन ये तो चीजें हैं। और दूसरी बात राजीव जी कि देखिए, चाहे किसी की सरकार हो, अगर मुख्यमंत्री है किसी भी राज्य का, और राज्य में अगर शराबबंदी है तो, और शराबबंदी नहीं है तो, शराब माफियाओं के हाथ बहुत लंबे होते हैं, और इस देश की आधी से ज्यादा सरकारें जो हैं शराब माफिया चलाया करते हैं। मुझे मालूम है, एक दिल्ली की बड़े शराब के ठेकेदार हुआ करते थे, उनकी लड़की की शादी हुई, काफी समय पहले की बात कर रहा हूं मैं, आज से लगभग 30 साल पहले की। तो 4 मुख्यमंत्रियों थे उनके लड़के की शादी में मौजूद थे। तो आप समझ सकते हैं कितने लंबे हाथ जो है वो शराब के ठेकेदारों के होते हैं, और जो दिल्ली के बड़े ठेकेदार हैं उनकी शराब का जो है मामला वो पंजाब में भी है।
तो ये बहुत लंबा मामला है। तो कोई ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि सीबीआई कुछ कर रही है तो उसमें कुछ ऐसे इसीलिए हो रहा है। बहुत सी चीजें हो सकती है अंदरूनी जो तौर पे। अब हाल जो पवन खेड़ा कह रहे हैं इस बात से सहमत हुआ जा सकता है। बाकी अब ये विपक्ष का अपना मसला है कि भाई कौन किस पे खुश हो रहा है, कौन किस पे खुश नहीं हो रहा है। मेरा सोचना ये है कि अगर हुआ भी है, और निश्चित तौर पे हुआ होगा, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, शराब का मसला है तो हुआ ही होगा। तो लेकिन ये मसला जो है ये सिर्फ ये केवल फिर दिल्ली में नहीं हुआ है, ये हुआ गुजरात में भी। यहाँ शराबबंदी है, वहां भी शराब मिलती है आसानी से, और बिना सरकार की सहमति के शराब मिल नहीं सकती है। तो फिर ये चीजें जो यहाँ हो रही हैं ये वहां भी होनी चाहिए। फिर अगर कोई अंदर से मिली भगत नहीं है, जैसा कि मनीष सिसोदिया को निपटाने की मैंने बात की, अगर ये एक लक्ष्य नहीं है तो फिर कार्रवाई जो फिर सब जगह होनी चाहिए। जी राजीव। तो ये जो कट्टर ईमानदार सरकार है, बड़ी ही कट्टर ईमानदारी के साथ देश को नंबर 1 बनाना चाहती है, और उधर मोदी जी भी नंबर 1 बनाना चाहते हैं। तो दोनों तो एक ही पटरी पे हैं भाई, दोनों एक ही राह पे देश को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। इसलिए तो 2 दिन पहले इन्होंने अरविंद केजरीवाल ने उस अभियान को मेक इंडिया नंबर 1 अभियान चालू किया है। तो मोदी जी भी वही चाहते हैं। तो क्या ये दोनों मिलकर के नहीं बना सकते? क्या जब ए और बी वाली बात है तो उसको मिलकर के बना दें? सुनील शुक्ल जी, यहाँ सियासी जो पर्दा है उसके आगे और पीछे बहुत कुछ है, ये सब हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। जो हमारे साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन जरा समझाइए कि आखिर क्या कारण है कि पिछले दिनों 15 अगस्त से पहले अचानक एक टोन चेंज होता है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है केजरीवाल की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से, देश को नंबर 1 बनाना है। ये बात लगातार, पहले दिल्ली नंबर 1, पंजाब नंबर 1 की बात नहीं, अब सीधे देश को नंबर 1। बहुत अच्छी बात है, हम और आप भी ये ख्याल हम लोग भी कर सकते हैं, पाल सकते हैं, और हम भी चाहते हैं कि देश नंबर 1 बने। लेकिन ये एक चुनौती नहीं है मोदी जी के लिए, जो लगातार कह रहे हैं कि नंबर 1 हम बना रहे हैं, और कहते हैं कि बना चुके हैं, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, विश्व गुरु हैं, उनके लोग दावा करते हैं। तो ऐसे में क्या एक म्यान में 2 तलवार, ऐसा? और उसके कारण जब ऐसा नहीं हो सकता है तो सामने उन दोनों तलवारों को खींचने के लिए, बाहर निकालने के लिए ईडी सीबीआई बिल्कुल जब चाहे तब। राजीव जी, अव्वल तो अरविंद केजरीवाल और मोदी जी 2 अलग अलग तलवार नहीं है, तलवार एक ही है। बाकी जो दूसरा आदमी उसका तलवार का मूठ है जिसको लोग पकड़े हुए हैं। ये दोनों के दोनों जो देश को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, मोदी जी का तो क्लियर है, एकदम सरेआम बताते हैं कि हम हिंदुत्व के रास्ते पे चलेंगे। उनका जो वैचारिक मात्र संस्था वह खुलेआम कहती है, आप सहमत हो चाहे ना सहमत हो। सम्मानित अरविंद केजरीवाल जी भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। तो दोनों का लक्ष्य एक है और दोनों के साधन भी एक ही है। इसलिए दोनों को आप भले हमको आपको दिखाई पड़े कि ये दोनों लड़ रहे हैं, ऐसा है नहीं। ये जो बात कही उपाध्याय जी ने, अमलेंदु जी ने, कि इस देश में 2 विपक्ष है। एक विपक्ष वाकई सत्तारूढ़ दल के खिलाफ है, और एक वो विपक्ष है जिसको सत्तारूढ़ दल ने विपक्ष के रूप में तैयार किया, अपने संसाधनों से पुष्पित प्रवलित करते हैं। जो एक हैदराबाद के नेताजी हैं, उनके बारे में भी आपको पता है। तो ये ऐसा नहीं है। और जो दूसरी आप जो बात कर रहे हैं ना, ये बार बार प्रमाणित हुआ है। जब ईडी की कार्रवाई चल रही थी कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ, आपको याद होगा, तो विपक्ष के नेताओं की एक बैठक हुई दिल्ली में और एक स्टेटमेंट जारी किया गया था। उस बैठक में शामिल न होने वालों में अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है। ये जो कांग्रेस का रिएक्शन है वो गलत नहीं है। कांग्रेस के साथ तो इनका बाकायदे सियासी संघर्ष दिल्ली में ही है, और कांग्रेस के खिलाफ माहौल तैयार करने में ये अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों का हाथ तो रहा है, सबको पता है, और किनके सहयोग से रहा है ये भी सबको पता है। इसलिए आप इनको दोनों को अलग अलग करके मत देखिए। आपने जो कहा ना कि ये दोनों वह रेल की पटरियां हैं जिन पर एक ट्रेन चलती है, उस ट्रेन को चलाने वाली रेल की पटरियां हैं, और इन दोनों में सहमति है। जैसे रेल की पटरियां आपस में नहीं मिलती हैं, वैसे इनको भी नहीं मिलते हुए दिखना है, लेकिन इनको रास्ता देना है। भले आपको न मिलेंगे क्योंकि मजबूरी इनका न मिलना। अगर दोनों रेल की पटरियां मिल जाएंगी तो ट्रेन चलेगी नहीं, ट्रेन को चलाना है ना। तो इनको मिलना ही नहीं है, अलग अलग दिखना ही है।
लेकिन ट्रेन को अपने गंतव्य तक पहुंचाना है। ये वो माध्यम है। इनकी वैचारिक पृष्ठभूमि एक है। इनको देश का तौर तरीका, मैंने आप सोचिए कि अगर आप एक राजनीतिक दल, एक आजाद हिंदू स्वतंत्रता के बाद हाल के दिनों में पैदा हुआ एक राजनीतिक दल, अगर अपने आप को आप कहते हैं, बड़े पढ़े लिखे युवाओं को भी आपने एक सपना दिखाया। राजनीतिक दल के राजीव जी, राजनीतिक दल स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक संगठनों की एक बड़ी जिम्मेदारी यह होती है कि वह देश में, समूह में, समाज में तार्किकता पैदा करे। अंधविश्वास पैदा करने के लिए राजनीतिक दलों का मतलब महत्व नहीं होता। अगर आप लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, समझदारी पैदा करने की जिम्मेदारी होती है, चुनौतियों से लड़ने की जिम्मेदारी होती है, सही को सही और गलत को गलत करने की हिम्मत देने की जिम्मेदारी होती है। कर क्या रहे हैं आप? वही हिंदुत्व का एजेंडा, वही अंधविश्वास, वही धार्मिक यात्राएं। और सही बात है कि अगर आप दावा कर, अगर मान लीजिए कि आपके खिलाफ एक जांच, एक आरोप लगा भ्रष्टाचार का, वो गलत लगा या सही लगा, आप कौन होते हैं? अगर आप समाज के शुभचिंतक हैं तो राजस्व को हानि पहुंचाने वाले निर्णय आप क्यों ले रहे हैं? क्या वो ऐसे लोग हैं जो देश में जो कोरोना की वजह से उत्पन्न स्थितियां हैं उनकी वजह से प्रभावित हैं? इस देश का, मैंने अडानी और अंबानी की बात हम लोग करते हैं कि कितने 100 गुना इन्होंने अपनी ताकत बना ली। उनके अलावा भी क्या कोई पूंजीपति ऐसा है जिसकी ताकत घटी हो, आर्थिक स्थिति घटी हो, जिसको सरकार के आर्थिक सहयोग की जरूरत हो? किसकी बात आप कर रहे हैं? और दूसरी चीज, राजस्व घटाने, सरकार के राजस्व को घटाने के लिए कोई भी निर्णय तर्कसंगत नहीं हो सकता अगर वो जन कल्याण के हित में नहीं है तो। इसलिए दोनों मिले हुए लोग हैं और मिल करके ये लोग जो देश का जो वास्तविक विपक्ष है इसको चोट पहुंचाने का काम है इनका, और वो कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में भी इनका ही लक्ष्य है। हालांकि स्थितियां गुजरात में थोड़ी डिफरेंट हो गई हैं, क्योंकि गुजरात में जो इनका, अगर आप वहां के पंचायती राज चुनावों का और स्थानीय निकाय चुनावों को, पिछले दिनों जो चुनाव हुए थे, अगर उसमें आम आदमी पार्टी की स्थिति आप देखेंगे तो उसका जो परफॉर्मेंस रहा वो शहरी इलाकों में, और शहरी इलाकों से ही भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत लेती है गुजरात में। कांग्रेस की ताकत आती है ग्रामीण इलाकों से, आदिवासी इलाकों से। तो जो गुजरात में थोड़ी सी हालत इनके लिए बिगड़ भी रही है, उससे नुकसान बीजेपी को हो रहा है वहां, या नुकसान भी करना चाहते हैं कांग्रेस का। लेकिन है, ठीक है, मैंने कई बार होता है ना कि आप जो फास्ट बॉलर होता है वो लंबी दूर बहुत पीछे दौड़ते हुए आता है, इसलिए इनके ये पीछे जिसलिए जा रहे हैं कि इनको और आगे जाना है। तो एक ट्रेन है वह हिंदुत्व की, जिनको अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए दोनों रेल की पटरियां हैं। ये इनको आप अलग अलग करके देखना बहुत तर्कसंगत नहीं होगा। जी राजीव, बिल्कुल तर्कसंगत नहीं होगा। वही बात लगातार हो भी रही है, क्या ए टीम क्या बी टीम, और यहाँ एक ही डब्बे में बैठे हुए दो अलग अलग दल के लोग भले हों, लेकिन गंतव्य एक ही है और एक ही जगह पे जाना है, एक स्टेशन पे उतरना है, अगर ये भी कहें तो वो भी जायज़ है। लेकिन धनंजय कुमार जी, क्या कोई चुनौती दिखाई देती है मोदी जी के सामने? अरविंद केजरीवाल कोई चुनौती के रूप में हैं, जो अरविंद केजरीवाल भी लगातार, आप देखिए कि जब मुख्यमंत्रियों की बैठक होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो का जो भाषण होता है कई जगह वो लाइव तो होता ही है, साथ साथ अरविंद केजरीवाल जी भी अपना जो भाषण है वो लाइव चलवा देते हैं। अभी कई बार देश और बाकी दिल्ली बैठ करके दिल्ली मीडिया को जिस प्रकार जैसे भी हो मैनेज करने की कोशिश होती है, लेकिन कोई चुनौती दिखाई देती है क्या दोनों में? देखिए, चुनौती तो इनको कांग्रेस से ही हमेशा है, और कांग्रेस से यहाँ इस तरह समझिए, इसको एक अलग तरीके से समझना होगा। बाकी सारी चर्चाएं हम कर चुके हैं। जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच डायरेक्ट फाइट है, वहां आप पार्टी को उभारने की कोशिश की जा रही है। समझिए, दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस लंबे समय से थी, जब से दिल्ली स्टेट बना। पंजाब में देखिए, वहां शिरोमणि अकाली दल यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच फाइट थी। गुजरात में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच फाइट है, मध्य प्रदेश में वही है, और छत्तीसगढ़ में है। जहां जहां है वहां आप पार्टी को घुसाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि जब मुकाबला त्रिकोणीय होगा तो बीजेपी जो लंबे समय से एंटी इनकम्पेसी जो झेलना है उसमें कमी आ जाएगी। और गुजरात चुनाव के समय
इसलिए ये तरीका अपना रहे हैं, मुझे लगता है बीजेपी वाले, कि उनको लग रहा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी भी एक शिकार के तौर पर प्रेजेंट होगा, कि बीजेपी ने देखिए इनको भी नुकसान पहुंचाया है और ये भी जो है बीजेपी के खिलाफ बोलते रहते हैं, इसलिए है। तो कांग्रेस का वोट उसमें बटेगा और कांग्रेस को वोट जब बटेगा तो बीजेपी का फायदा होगा, ये स्वतः अपने आप हो जाता है। तो विपक्ष को जो कह रहे हैं कि क्या खत्म हो जाएगा विपक्ष, तो विपक्ष को दो तरह का विपक्ष, जैसा उपाध्याय जी ने कहा, मिलेंदु जी ने, दो तरह का विपक्ष जो है बीजेपी खड़ा करने में तैयार हो गई और गुजरात में इसी का लाभ लिया जाना है। और खाली गुजरात में नहीं, मुझे लगता है राजस्थान में भी यही होने वाला है, मध्य प्रदेश में भी यही करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, राजस्थान हो या गुजरात हो या मध्य प्रदेश हो, बीजेपी की ज्यादातर सीटें यही हैं। बिहार, बंगाल और जो दक्षिण के हिस्से हैं वहां बीजेपी की सीटें घटने ही वाली है, बढ़ने वाली नहीं है। तो एक उत्तर प्रदेश को अगर छोड़ दीजिए तो यही प्रदेश है जो हित्ती पट्टी जिसको कहते हैं, यहाँ बीजेपी की स्थिति अच्छी रही। अब राजस्थान में 25 के 25 सीट मिल जाती है बीजेपी को, गुजरात में वैसे ही बड़ी भारी बहुमत मिलता है गुजरात को लोकसभा में, लेकिन क्या इस बार भी मिलेगा? तो वो न मिले, नहीं मिल रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है। तो अब कट शॉर्ट करने के लिए आम आदमी पार्टी को लाइमलाइट में लाया गया है कि देखिए आम आदमी पार्टी भी जो है इसी तरह की पार्टी है और कांग्रेस के बरक्स। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि अब बताइए कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, उसका एक आदमी जो सत्येंद्र जैन जो उसके हेल्थ मिनिस्टर है, लंबे समय से जेल में बंद है, दूसरे कट्टर ईमानदार आदमी को बंद करने की बात की जा रही है। कांग्रेस पार्टी पे इतना भ्रष्टाचार का आरोप है, कांग्रेस पार्टी का कौन नेता बंद है? मुझे कोई ख्याल नहीं रहा, आप लोगों को ख्याल आ रहा है तो बताइएगा कौन नेता बंद है? एक नेता है कोई बंद कांग्रेस पार्टी का? क्यों नहीं बंद है? बंद कर देना चाहिए था। तो आप अच्छा, कांग्रेस पार्टी में जिसको फंसाना होता है वो बीजेपी में चला जाता है, बीजेपी में जाकर के वो जो है गंगा नहा लेता है और फिर जो है एकदम निश्चित बढ़िया पार्टी बन जाती है। अभी देख लीजिए गुजरात में जो हार्दिक पटेल साहब हैं वो क्या किया उन्होंने। हार्दिक पटेल जो है बीजेपी के खिलाफ खड़े होते हैं और फिर कांग्रेस में आते हैं, फिर अचानक कूद करके वापस बीजेपी में चले जाते हैं। ये क्या है? ये कांग्रेस को कमजोर करने की जितनी रणनीति हो सकती है और उसमें ये केजरीवाल भी शामिल है। मैं केजरीवाल को मोदी जी से अलग नहीं देखता हूं या बीजेपी से अलग नहीं देखता हूं, हमारे साथी सारे साथी इस पे बोल चुके हैं। और ये जो सुनील जी ने बहुत अच्छी बात की, इसको अंडरलाइन किया जाना चाहिए कि ये जो अंधविश्वास फैलाने वाला जो काम करते हैं, जो कहते हैं कि आइए पूजा जो है लाइव कर रहे हैं, घर घर में पूजा कीजिए, आप यही करने के लिए आए? धर्मनिरपेक्ष स्टेट है, आप युवाओं की पार्टी बताते हैं, आप बताते हैं बड़ा मैं शिक्षा पे ध्यान दे रहा हूं। क्या शिक्षा पे ध्यान देगा? यही आपकी शिक्षा है? अंधविश्वास फैलाना आपकी शिक्षा है? शराबियों के ठेके जो है नुकसान होगा ये बता रहे हैं आप, और 1000 करोड़ का नुकसान करना चाह रहे हैं दिल्ली राजस्व का, वो जो है शिक्षा पे जोर दे रहे हैं। यही शिक्षा आपकी है? ऐसी शिक्षा लाएंगे तो देश में कुछ बदलेगा नहीं। जैसे मोदी जी ने नंबर 1 बना दिया इंडिया को, वैसे आप भी नंबर 1 बनाएंगे। तो जनता को यह समझना जरूरी है कि आप हो या बीजेपी हो, दोनों खड़ी इसलिए हुई है कि कांग्रेस का सत्यानाश किया जा सके। कांग्रेस ने इस देश में एक व्यवस्था कायम की थी, उसको कैसे चौपट किया गया है वो हम सबके सामने है। वो चाहे राजीव गांधी के खिलाफ वो फोर्स का आंदोलन हो, चाहे ये 2G घोटाला हो। अब 2G का घोटाला बता दिया घोटाला है, 5G कितने में बेच लिया आपने, आपको तब समझ में आ गया। और भागवत जी को कहना पड़ रहा है कि एक पार्टी, एक संगठन, एक नेता जो है देश को नहीं बना सकता, तो आपको तो लग रहा था कि कांग्रेस बर्बाद कर रही है। तो राजीव जी, कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि इनकी सारी कोशिशें हैं इन दोनों की, ये जो है मौसेरे भाई हैं, वो शब्द नहीं बोलूंगा मैं, और जो है ये पूरी कोशिश है कि कांग्रेस को कैसे डैमेज किया जाए, बस और कुछ नहीं है। जी, आप कुछ बातें नहीं बोलते हैं वह, लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े जो नेता हैं वो खुलेआम बहुत सारी बातें कहते हैं, मंत्री बन जाते हैं और आराम से आसीन हैं अपने उस पे, अपनी कुर्सी पर। खैर, तो चलिए आगे बढ़ें, इस चर्चा को ख़त्म भी करना है, समय भी ख़त्म हो चुका है। जल्दी जल्दी हमारे 2-3 साथी हैं जिनके क्लोजिंग कमेंट भी लेना है। बहुत ही मज़ेदार तथ्य भी आप रख रहे थे और शुरुआत आप याद कीजिए, जब हमने भी शुरुआत की थी तो वही बात है कि कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए कैसे खड़ी होती है आम आदमी पार्टी और कैसे साथ देती है बीजेपी का, और क्या अभी वही राह जो है यहाँ है, ये समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। और साथ में कि क्या विपक्ष की बात तो किनारे कर दीजिए, विपक्ष कभी खत्म नहीं होगा, ये शुरुआत में
पहले सेंटेंस में मैं बोल चुका हूं, कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन चूंकि बीजेपी या यहाँ जो सत्ता पर आसीन जो पार्टी है वो चाहती है कि खत्म हो जाए, पहले कांग्रेस और अब पूरी की पूरी पार्टियां खत्म हो जाए, विपक्षी दल खत्म हो जाए, तो इसलिए एक सवाल तो उठता है और सवाल को हम लेके आते हैं, भले बीजेपी की तरफ से उठता हो या हमारी तरफ से उठता हो, मायने नहीं रखता। लेकिन पीयूष पंत जी, क्या लगता है आपको कि ये सब कुछ जो चल रहा है ये आगामी चुनाव की रणनीति के तहत चल रहा है, उसमें एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए चल रहा है, या कुछ और है? क्या सचमुच जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं? देखिए राजीव जी, मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये एक पॉलिटिकल बैटल है और पॉलिटिकल ज्यादा मतलब है। और वैसे भी हम देख रहे हैं जो पैटर्न जो दिख रहा है वो लगातार हम यही देख रहे हैं कि कोई भी चुनाव आता है उस समय जो भारतीय जनता पार्टी एजेंसी को ज्यादा एक्टिव कर देती है और दूसरी पार्टियों को बदनाम करने के लिए। अभी बात देखिए, बहुत से हमारे साथी हैं, पहले साथियों ने बात कही, धनंजय जी ने बात कही, जो बात बिल्कुल सही बात है कि किस तरह से जो है कि एक ये हम सभी इस पर एग्री करते हैं कि, क्योंकि देखिए इसकी शुरुआत जब हुई थी, जब आंदोलन खड़ा हुआ था, आपको याद होगा हम सभी लोग उसमें लगातार जाते थे और उसको कवर करने जाते थे और देखने जाते थे और समझने जाते थे। तो वो मंडी हाउस से लेके फिर जो है कि आपका क्या नाम वो जब शुरुआत हुई थी उसकी, और उसके बाद रामलीला मैदान पे हो गया था। तो किस तरह से झंडे लहराते हुए और एक राष्ट्र प्रेम की भावना और करप्शन के भ्रष्टाचार के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ पूरा, जिसमें कि दोनों ही साथ पे स्टेज पे ये बैठे थे और पीछे से जो है पूरा संघ और भारतीय जनता पार्टी जो है उसको बकअप कर रही थी। वो एक टीम खड़ा करना चाहती थी क्योंकि मोदी जी को लाना था। तो उसमें एक फैसिलिटेटर जो है आम आदमी पार्टी, जो जिसका नामकरण वहीं पे हुआ था मंडी हाउस, मुझे याद है, वहीं बैठ के उन लोगों ने तय किया था। तो जंतर मंतर वहां पे वहीं पे जो है कि इन्होंने तो वहां पे तो ये जो एक फैसिलिटेटर है भारतीय जनता पार्टी की, और आज लगातार फैसिलिटेटर जो है कि का काम ही वो कर रही है और ये इनकी मिलीजुली भगत है। और देखिए निश्चित रूप से कांग्रेस को जैसे कि अमरिंदर जी ने भी कहा, और लगातार कांग्रेस को भ्रष्टाचारी, सबसे बड़ा इस देश की भ्रष्टाचारी पार्टी डिक्लेयर करते रहे हैं ये लोग, लेकिन आज तक जो है कभी उनके किसी भी दिग्गज नेता को जो है वो अंदर नहीं कर पाए हैं वो। तो निश्चित रूप से ये एक मिली भगत है। इसमें जो है कि आपस की प्रतिस्पर्धा, क्योंकि कभी कभी अरविंद केजरीवाल अपने को बहुत बड़ा समझने लगते हैं और मोदी जी को चुनौती देने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो वहां पे फिर इनके पर कतरने की कोशिश शुरू हो जाती है। लेकिन दोनों एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहे हैं और वही जो बात कही जा रही है, आइडेंटिटी वही सेम है, उसी तरफ बढ़ रहे हैं। आप देखिए ब्रिटिश बानों वाले मामले हमने देखा किस तरह से अरविंद केजरीवाल की चुप्पी रही, किस तरह जो है कि जब जो है कि उस समय चल रहा था, जिस समय यहाँ पे आंदोलन, जामिया के वहां पे आंदोलन चल रहा था, वहां पे जो है किस तरह से क्या उनका व्यवहार था। तो निश्चित रूप से वही जो है हिंदुत्व वाली लाइन जो पकड़ी हुई है। लेकिन ये बात दीगर है जो बात कही धनंजय जी ने कि उन राज्यों में बीजेपी को जहां उसका अपना वजूद थोड़ा सा कमजोर रहता है, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तराखंड, चाहे जो है कि देखिए उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को कमजोर किया, वहां पे देखिए इसी तरह से जो है कि पंजाब में क्या हुआ कि कांग्रेस कमजोर होकर जो है वहां पे आम आदमी पार्टी आ गई। तो छोटे छोटे राज्यों में, हिमाचल में ये कोशिश हो रही है, गुजरात में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लौटने की पूरी संभावना ये वो मान रही है, वहां उसको एक्सेप्ट नहीं है कि वो इसको करेगी। तो वो निश्चित रूप से देखिए एक दूसरे की पूरक है, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रही है, आगे बढ़ रही है। बात सही है जो उपमा दी गई कि दो मंजिल एक ही है, दो पटरी है, ट्रेन एक ही है, निश्चित रूप से। और इसमें दो कोई राय नहीं है कि ये बस ये कि आपसी संघर्ष है, वो दोनों अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है कि आगे पीछे चलते हैं कि जहां तुम्हें फायदा है वहां तुम्हें पहुंचाएंगे, जहां हमें फायदा है वहां तुम हमें पहुंचाओगे, इसी तरह चल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं राकेश अचल जी। क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहूंगा। देखिए कट्टर ईमानदार पार्टी और आरोप क्या है? भ्रष्टाचार का। अब ये भ्रष्टाचार जो है, करप्शन, करप्शन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा बुलंद करते हुए एक कुछ नेता इकट्ठा होते हैं जो पार्टी बना लेते हैं, राजनीतिक पार्टी बना लेते हैं और सत्ता पर आसीन हो जाते हैं पिछले 7 साल से। अब देखिए स्थिति क्या आती है कि एक शब्द गढ़ा जाता है कट्टर ईमानदार, जिसकी चर्चा खूब हुई, और उस कट्टर ईमानदार के एक मंत्री जो हैं वो जेल में हैं, कट्टर ईमानदार पार्टी के, और दूसरे मंत्री जेल जाने वाले हैं क्योंकि FIR दर्ज है।
देश का भविष्य किस दिशा में देख रहे हैं इस कट्टर ईमानदारी जैसे शब्दों के साथ में राकेश अचल जी? क्योंकि यहाँ सब ईमानदार हैं, वही जो अभी कह रहे थे हमाम में सब नंगे हैं, तो यहाँ वो जो नंगापन है वो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? ये पूछा तो जाएगा उन लोगों से जो रामलीला मैदान में इस देश में एक मुहिम छेड़े हुए थे उस जमाने में 2012-13। आप याद कीजिए जब यहाँ से करप्शन को बाहर भेजना है और लोकपाल के नारे लगाते थे। अब करप्शन के फेर में वो खुद पड़ गए हैं और साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि हम अभी भी कट्टर ईमानदार हैं। राजीव जी, जो छल रामलीला मैदान में 2012-13 में किया गया कट्टरगी को लेकर के, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन, लोकायोग, लोकपाल वगैरह वगैरह, वही छल पिछली 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भी किया गया भ्रष्टाचार और भाई भतीजे के खिलाफ आंदोलन एक आह्वान के साथ। तो आप देखेंगे जैसा कि पंत जी बार बार कहते हैं ये पॉलिटिकल बैटल है, मैं भी कहता हूं कि ये कुरुक्षेत्र है और यहाँ पर भारतीय आपका इस्तेमाल आम आदमी एक शिखंडी के तौर पर कर रही है, बाकी सब मिली भगत है। सुनील जी ने भी कहा कि ये एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, कोई कट्टर बट्टर नहीं है। और आप देखेंगे ये तमाशा है, ये तमाशा बिल्कुल गालिब ने इसको बहुत पहले समझ लिया था कि थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए पर ये तमाशा ना हुआ। तो ये तमाशा होगा नहीं, आप देखेंगे कोई जेल नहीं जाएगा और जिसे जाना चाहिए उस पर ये हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि ये खुद सबसे बड़े भ्रष्ट लोग बैठे हैं सत्ता में, जनता के साथ ठगी कर रहे हैं, आप हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। राजीव जी बिल्कुल, बहुत सटीक क्लोजिंग कमेंट आपका। अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास नहीं आऊँगा अभी, समय खत्म हो चुका है, लेकिन बहुत धन्यवाद देता हूँ धनंजय कुमार जी, सुनील शुक्ल जी, पीयूष पंत जी, राकेश अचल जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप पांचों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े, अपनी बात अपने विचार रखे। और लगातार एक कमेंट ओम प्रकाश तिवारी जी का आ रहा है, कह रहे हैं कि बीजेपी ने टोल टैक्स, विज्ञापन टैक्स, रेलवे विभागों में टैक्स माफ कर कितने लाख करोड़ का नुकसान किया वो धनंजय कुमार को बताना होगा। केवल 144 करोड़ पर बात नहीं कर केजरीवाल को गलत कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, ये कह रहे हैं धनंजय कुमार जी। केजरीवाल की बात अलग हो रही है ओम प्रकाश तिवारी जी, और मोदी या केंद्र सरकार की बात अलग, वो हम अलग हमेशा करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी ने या केंद्र सरकार ने अगर कोई गलती की है वो बड़ी गलती है तो छोटी गलती को हम नज़रअंदाज कर दें। जो गलतियां हैं वो सामने आएंगी, जो कुछ हो रहा है वो सामने लाना होगा। यहाँ बात किसी के पक्ष और विपक्ष की नहीं है, बात यहाँ सीधी है कि सियासी जो रोटियां सेकने की कोशिश होती है उसके अंदर क्या कुछ चल रहा है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन रोटियों के अंदर क्या नमक भी डाला गया है या बिना नमक का है, उसके लिए तो टेस्ट लेना ही होगा। तो आपकी बात में दम है, आप जो कह रहे हैं ओम प्रकाश तिवारी जी, लेकिन आप जो बात यहाँ रख रहे हैं वो केंद्र सरकार की बात है। हम यहाँ बात कर रहे हैं केंद्र सरकार यानी मोदी जी और अरविंद केजरीवाल और साथ में विपक्षी तमाम विपक्षी दल। लेकिन जब मोदी या बीजेपी और अरविंद केजरीवाल की बात आती है तो एक चेहरा, एक पार्टी खुद ब खुद सामने आती है, वो पार्टी कांग्रेस है, जिसको खत्म करने के लिए, तबाह करने के लिए, सत्ता से बाहर करने के लिए जो व्यूह रचना रची गई थी 2010, आप याद कीजिए दिल्ली में जब कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था, उस कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद से लगातार तीन साल तक 10, 11, 12 उसके बाद 13 अगर कह लें तो 4 साल लगातार कांग्रेस के खिलाफ जो रचना रची गई, उसकी परिणति ये है कि अब हमें भी लिखना पड़ रहा है कि क्या खत्म हो जाएगा विपक्ष। तो पक्ष को मजबूत होना जरूरी है, विपक्ष को भी मजबूत होना जरूरी है, और पक्ष जो है यानी सत्ता पक्ष मजबूत तब होगा जब विपक्ष मजबूत होगा। इसीलिए यहाँ पर ये चर्चा दूध का दूध और पानी का पानी करना जरूरी होता है कि जो कुछ चल रहा है वही सच है या अंदर खाने में कुछ और है। क्या ये सब कुछ जो है वो गेम प्लान के तहत चल रहा है, क्या चुनावी रणनीति के तहत चल रहा है? क्या गुजरात का चुनाव और हिमाचल का चुनाव सामने है, और गुजरात और हिमाचल दोनों ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। क्या यहां तीसरे दल को मजबूत करने के लिए दिल्ली की व्यूहरचना चल रही है?
ये सब समझने की जरूरत है। आप लोग पत्रकार हैं, जो साथी पत्रकार नहीं हैं वो भी इतने बुद्धिजीवी हैं, इतने समझदार हैं कि सब कुछ समझ सकते हैं कि यहाँ कैसे चल रहा है गेम। और उसका बहुत बड़ा उदाहरण है उत्तराखंड का चुनाव, उसको देख लीजिए और अभी अभी बीता है, आपको समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस वहां क्यों नहीं जीत पाई। बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं हमारे तमाम साथी जो जुड़े रहे हमारे साथ में। सतीश शर्मा जी नमस्ते कह रहे हैं आपको भी, दिनेश कुमार जी, सीपी शर्मा जी, मोहम्मद रब्बानी और अफरोज आलम, के सिन्हा, बनवारी मीना हमारे साथ जुड़े रहे, ब्रॉय बार्मोन हमारे साथ जुड़े रहे। तमाम साथियों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप सबके अलावा भी और भी बहुत सारे साथी जिनका कमेंट लगातार ऊपर आता रहा, आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं। कल शाम फिर हाजिर होऊंगा कुछ ऐसी खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए टीवी लाइव। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।